My dear students, how are you? Tinku, Guddu, Pappu, Bablu, Monu, are you well? And are you prepared for this class? माइटोसिस सेल डिवीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस सेल डिवीजन ऑलवेज सोमेटिक सेल में होता है, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होता है। क्या है डिप्लॉयड? डिप्लॉयड हो गया जैसे ह्यूमन सेल, एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। जहां 23 हो गया तो उसको बोलते हैं हैप्लॉयड। तो इस तरह से यह जहां पर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, जहां 46 होगा, वहीं माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ये सिर्फ एनिमल में ऐसा होता है, लेकिन प्लांट में हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों में होता है। जैसे आप लोग थैलोफाइटा पढ़े होंगे, ब्रायोफाइटा पढ़े होंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा होल लाइफ बॉडी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, जैसे यूलोथ्रिक्स, बॉल बॉक्स। एल्गी में पढ़े होंगे, हैप्लॉयड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जैसे ब्रायोफाइटा, अम्बिक्सिया, फुनेरिया, मार्केंसिया पढ़े होंगे, हैप्लॉयड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। इसका ग्रोथ भी माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। और हायर प्लांट्स में डिप्लॉयड बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर माइटोसिस के थ्रू वहां भी ग्रोथ होता है। प्लांट के केस में हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों में समसूत्री विभाजन माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। एनिमल के केस में हर समय जहां सोमेटिक सेल डिप्लॉयड, सोमेटिक सेल में दो तरह के सेल होते हैं, सोमेटिक एंड जनरेटिव। जहां पर गैमीट बनता है उसको जनरेटिव बोलते हैं, और जहां पर ग्रोथ का सेल ऐसे बनता है उसको सोमेटिक सेल बोलते हैं। तो वहां पर हर समय डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन सेल में खास करके 46 जो होता है, तो 46 होता है, और वहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। इसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन। जितना पेरेंटल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, उसके जो आगे जनरेशन में डॉटर में बनेंगे, अगला जनरेशन जो सेल बनेगा सब में 46 ही होगा। इसलिए इसको बोला जाता है माइटोसिस सेल डिवीजन ऑलवेज सोमेटिक सेल में, जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होता है 46 ह्यूमन सेल में होता है, वहां माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स इस पर बोर्ड पर नोट किए हैं, और पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से माइटोसिस को हम समझा देंगे। और माइटोसिस समझने के लिए, बायोलॉजी समझने के लिए माइटोसिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी माइटोसिस के बिना बिल्कुल बेकार है। माइटोसिस जब समझेंगे, मियोसिस जब समझेंगे, तब लगेगा कि हम बायोलॉजी को समझते हैं। थोड़ा सा यह मैकेनिकली इसको समझना पड़ता है। तो अब इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। कैसे समझेंगे? थोड़ा सा हम देखते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन जो है, सेल का एक कैरेक्टर होता है, जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। जैसे अगर हम कहें भौंक रहा है, किसका सीन आता है आपके दिमाग में? कुत्ता का। भौंकना काम किसका है? कुत्ता। म्याऊं म्याऊं कर रहा है, कौन करता है? बिल्ली करती है। तो उसका कैरेक्टर है। ठीक उसी तरह से सेल का भी अपना कैरेक्टर है, जो आपके माइटोसिस में इसका एक्सप्लेनेशन है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल का ग्रो करना और रिप्रोड्यूस होके एक सेल से दो सेल का बन जाना, यह कैरेक्टर सेल का होता है, जिसका रिजल्ट हम लोग होते हैं। हम लोग जायगोट से अपनी जर्नी, कई बार हम बोल चुके हैं, हमारा जर्नी जायगोट सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है। आज हम ट्रिलियंस ऑफ सेल के ओनर हैं। जायगोट अनसीन होता है, आज हम सीन है। ठीक इसी तरह से पहला टॉपिक हमारा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनलार्ज करके इसको देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब हम टॉपिक्स वाइज इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। तो ग्रोथ समझ गए, ग्रोथ क्यों होता है? ग्रोथ होने का मुख्य कारण है कि हम लोग फूड लेते हैं, और फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ऑर्गेनिज्म जब लेता है फूड, डाइजेशन होने के बाद ब्लड में मिलता है और हर एक सेल में जाता है। हर एक सेल उस फूड को लेता है। तो जब हम फूड लेते हैं तो हम ग्रो करते हैं, तो हमारा सेल भी ग्रो करता है। ग्रोथ का एक लिमिटेशन है, कहां तक ग्रोथ करेगा, कितना बड़ा होगा। ग्रोथ के एक लिमिटेशंस पर जाने के बाद जब टूटने का खतरा आता है, ब्रेकिंग का खतरा आता है, तो सेल डिवाइड कर जाता है बचने के लिए।
तो सेल डिवीजन क्यों होता है समझ में आ गया। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्रेकिंग, सेल डिवाइड, सेल टूटने से बचने के लिए अपने को डिवाइड कर लेता है। तो ग्रोथ सेल का कैरेक्टर है और ग्रोथ होने के चलते डिवाइड हो जाता है और डिवाइड ही रिप्रोडक्शन को शो करता है। रिप्रोडक्शन क्या, एक सेल से दो सेल का बन जाना, यह रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ गया। तो ठीक इसी तरह से हम एनसीईआरटी का जो लाइन है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल हम लोग समझ गए। थोड़ा सा सेकंड टॉपिक्स है हिस्ट्री ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी जानना, सेल का हिस्ट्री क्या है। हम लोग सेल के बारे में जानते हैं, सेल हमारे बॉडी का यूनिट है, जो हमारा कैरेक्टर है हमारे सेल का भी कैरेक्टर है, इसलिए उसको यूनिट कहा गया। स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर है ऑर्गेनिज्म का। हम रिस्पायरेशन करते हैं वो भी रिस्पायरेशन करता है, हम ग्रोथ करते हैं वो भी ग्रोथ करता है, हम एक्सक्रीशन करते हैं वो भी एक्सक्रीशन करता है, हमारा डाइजेशन होता है उसमें भी डाइजेशन होता है, सारा फंक्शन एक सेल में, इसलिए उसको यूनिट कहा गया। सेल इज अ यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हम अब थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन का थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया था 1870 में। एनिमल सेल में बॉबहेरी और वाल्थर फ्लेमिंग ऑब्जर्व किए थे 1879 में, और माइटोसिस टर्म दिया था डब्ल्यू फ्लेमिंग 1882 में। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, कहीं पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। तो हम लोग 2 नंबर में हिस्ट्री को जान ली, अब थोड़ा सा थॉट को जाने। विर्चॉ ने एक इंपॉर्टेंट थॉट दिया है, कई जगह आएगा भी, फीलिंग करने के लिए, टिक मारने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विर्चॉ ने बोला ओमेन सेलुला ई सेलुला, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल कहाँ से आता है? पहले से सेल का कोई स्ट्रक्चर विद्यमान है जिससे एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, इसलिए कहा गया सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यह सबसे फर्स्ट टाइम विर्चॉ साहब ने दिया। एक थॉट है जो फुलफिल होता है सेल डिवीजन के थ्रू। अब हम आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट में है सेल एंड सेल साइकिल, जो हमारा एनसीईआरटी एनालिसिस करता है। सेल क्या है बता चुके हैं, सेल हमारा यूनिट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूनिट सेल है, उसके कलेक्शंस का रिजल्ट हम ऑर्गेनिज्म है, ये सेल हो गया। साइकिल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको माइटोसिस सेल डिवीजन में हम स्टडी करेंगे। साइकिल में आता है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला आता है डीएनए रिप्लिकेशन, जो लाइफ का बेस होता है, डीएनए का निर्माण होना, डीएनए सिंथेसिस, उसको इंग्लिश में दूसरे शब्दों में बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस। दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन, सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन, डबल हो जाना। तो पहला हुआ डीएनए रिप्लिकेशन, दूसरा हुआ सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन, और तीसरा सेल का डिवीजन। जब सेल ऑर्गेनेल डबल हो गया तो 1 से 2 बन गया, दोनों बांट लिया, डिवाइड हो गए। तो सेल साइकिल में इसी का स्टडी करना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर चौथा पॉइंट है सेल एंड सेल साइकिल, इसको हम समझ गए। अगला 5वां पॉइंट भी हम लोग समझ लिए, सेल साइकिल का जो एनालिसिस है, सेल डीएनए का सिंथेसिस, सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन और सेल का डिवाइड हो जाना, 1 सेल से 2 सेल का बन जाना। अब हम 6ठा पॉइंट देख रहे हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्या है इक्वेशनल? पेरेंटल सेल में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहले से विद्यमान सेल है, उससे 1 सेल से 2 सेल बनता है। तो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन सेल में 46 होता है, अगला दोनों में भी 46 ही होगा। इस बैलेंस को बनाए रखता है, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। डिवीजन तो हुआ, लेकिन उस संबंध को बनाए रखा, उस बैलेंस को बनाए रखा,
इसलिए माइटोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। आप लोग आराम से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, व्हाई माइटोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन, डॉटर cell comes from mitosis cell division, maintain its chromosome number like parental cell, so it is called equational cell division। यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम मेंटेन होता है पेरेंट की तरह डॉटर्स में। इक्वेशनल सेल डिवीजन आप समझ गए, यह आपके एनसीईआरटी का भी टर्म है। 7वां टॉपिक्स है टाइमिंग ऑफ सेल डिवीजन इज डिफरेंट। सेल डिवीजन का टाइम अलग अलग होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल का। अब जैसे थोड़ा सा हम सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग हैं, ह्यूमन है। ह्यूमन सेल का टाइम जो डिवीजन का होता है 24 आवर्स का होता है। अही केस ईस्ट में 90 मिनट्स का होता है, बैक्टीरिया में 20 मिनट्स का होता है, भीसिया फावा में 19 आवर्स का होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइम में सेल डिवाइड करता है। तो हम पहले ह्यूमन सेल का एनालिसिस करेंगे। ह्यूमन सेल 24 आवर्स में एक बार डिवाइड हो जाता है। तो यह अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेल का डिवीजन टाइम अलग अलग होता है। यह समझ गए हम 7वें नंबर टॉपिक्स में। 8वां टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका +2 का एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा नोट्स पूछा जा सकता है। क्विसेंट स्टेज, इसका शॉर्ट फॉर्म में G0 लिखा रहता है। क्या है G0 या G0 या क्विसेंट स्टेज? क्विसेंट स्टेज में क्या होता है, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया टर्म है अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स आप लोग जानते होंगे, पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है और बेल करा लेने के बाद वो छूट जाता है। अरेस्ट जो होता है वो छूटता भी है, फिर अरेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से सेल साइकिल जब अरेस्ट हो जाता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, हम डेफिनेशन दे सकते हैं। सेल साइकिल अरेस्ट इन व्हिच स्टेज, दैट इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज में सेल साइकिल हम पहले बता चुके हैं, डीएनए सिंथेसिस, सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, सेल डिवीजन, ये अरेस्ट हो जाता है। अब सेल साइकिल जो अरेस्ट होता है, माइटोटिक डिवीजन में सेल 1 से 2 बन जाता है और सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया गया है। एक है इंटरफेज, दूसरा है माइटोटिक फेज। अब यह इंटरफेज और माइटोटिक फेज, इंटरफेज को डिवीजन फेज नहीं कहा जाता, इसमें डिवाइड नहीं होता है। यह मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है। किसका प्रिपरेशन? सेल डिवीजन का प्रिपरेशन। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, 1 साल पढ़ाई करते हो, एग्जाम 2 महीने में हो, 3 महीने में हो के रिजल्ट आ जाता है। तो पढ़ने में 12 महीना लगा, रिजल्ट 3 महीने में हुआ। ठीक उसी तरह से प्रिपरेटरी फेज में ज्यादा समय लगता है, जिसको इंटरफेज बोलते हैं। तो इंटरफेज G1, S, G2 होता है और माइटोटिक फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो आगे हम बताएंगे। तो इंटरफेज में ज्यादा समय लगता है G1, S, G2 में। ह्यूमन सेल में खास करके G1 में 10 आवर्स का टाइम लगता है, S में 9 आवर्स का टाइम लगता है S फेज में, और G2 फेज में 4 आवर्स का समय लगता है, यानी 23 आवर्स हो गया। और 1 आवर में माइटोटिक सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से 24 आवर्स में एक ह्यूमन सेल का सेल्स डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो क्विसेंट स्टेज को हम लोग अच्छे तरीका से समझ गए कि यह इंटरफेज में जाता ही नहीं है, यह G0 फेज में ही रुक जाता है। इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और +2 के एग्जाम के लिए क्विसेंट स्टेज। तो इस फेज में अब जैसे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम देना चाहेंगे कि हर एक सेल का डिवीजन हर समय नहीं होता है। अब जैसे हार्ट सेल लेंगे, हार्ट सेल जब तक एडल्ट नहीं हुआ तब तक डिवीजन होता है। ज्यों ही एडल्ट हो गया हार्ट सेल का डिवीजन स्टॉप। न्यूरॉन सेल में डिवीजन होता ही नहीं। ओकेजनली सेल में जो डिवीजन होता है, जब नीड हुआ डिवीजन हुआ, जब नीड नहीं हुआ डिवीजन नहीं हुआ। कब?
अब जैसे ओकेजनली सेल में जो डिवीजन होता है, यह होता है जैसे किडनी हो गया हमारा, लीवर हो गया, तो किडनी और लीवर में जब रीजनरेटिंग ऑर्गन होता है, जब इसमें इंजुरी हो जाती है तो यह डिवाइड करके अपने लेवल को मेंटेन कर लेता है, तो इसको बोलते हैं ओकेजनली डिवीजन। और ऐसे ही इसमें डिवीजन नहीं होता है, तो यह चला जाता है क्विसेंट स्टेज में, G0 में, जहां पर ना इंटरफेज होता है, जहां ना माइटोटिक फेज होता है, G0 में पड़ा रहता है। फिर जब जरूरी हुआ फिर डिवीजन स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। सेल साइकिल अरेस्ट इन क्विसेंट स्टेज। हम लोग समझ गए क्विसेंट स्टेज क्या है। अगला टॉपिक्स है सेल साइकिल। सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया गया। एक हो गया इंटरफेज, दूसरा हो गया माइटोटिक फेज। इंटरफेज में हम कई बार एक्सप्लेन कर दिए, G1 S G2 आता है, और माइटोटिक फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है। तो अब थोड़ा सा हम इसको बताना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि प्रिपरेटरी फेज है इंटरफेज, चूंकि इसमें आगे माइटोटिक सेल डिवीजन होना है, तो इसके होने के लिए जो तैयारी किया जाता है, तो इसमें सेल डिवीजन होने के लिए जो प्रिपरेशन होता है, तो G1 में क्या क्या होता है। G1 में ATP का निर्माण होता है। ATP क्या है, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एनर्जी करेंसी है। जैसे आपके पॉकेट में मनी होता है, करेंसी होता है, तो मार्केट में आपका दिमाग खूब चलता है, खरीद लिए वो खरीद लिए, आप एक्टिवेट रहते हैं। पैसा नहीं होता है, दिमाग शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब सेल के अंदर ATP होता है, एनर्जी होता है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ATP का सिंथेसिस होता है। किसमें? G1 में। दूसरा एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, RNA सिंथेसिस होता है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस होता है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम का निर्माण होता है। एंजाइम क्या है आप देखोगे, आगे पढ़ोगे, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, डेग डेग पर एंजाइम की आवश्यकता से इस मैकेनिज्म को पूरा होना होता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेशन में भी एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो सेल के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। यह किस में होता है? G1 में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, S फेज। S फेज में DNA का रिप्लिकेशन होता है, जो लाइफ का बेस है। DNA का निर्माण होता है, DNA का सिंथेसिस होता है, उसी को रिप्लिकेशन बोलते हैं। S फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन बनता है। DNA डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। हिस्टोन प्रोटीन इसको रैप्ड किए रहता है, तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, DNA का सिंथेसिस होता है। और तीसरा सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होता है, 1 से 2 का हो जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 एक्टिविटी हुआ, इसको याद रखना है। DNA का रिप्लिकेशन, सेल ऑर्गेनेल का DNA का रिप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, निर्माण, और तीसरा सेंट्रोजोम का डबल हो जाना, डुप्लीकेशन हो जाना। 3 DNA रिप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस और सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन S फेज में। G2 फेज में जो G1 में होता है वही G2 में लगभग होता है। थोड़ा सा एक डिफरेंस है, उसको समझ लेना है। उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस, एमिनो एसिड सिंथेसिस सारा होता है। सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, एक नया चीज इसको G2 में होता है। और जब डुप्लीकेशन हो जाता है तो वह प्रिपरेशन तैयार हो जाता है डिवीजन के लिए। अब सेल चला जाता है M फेज में, जिसको माइटोटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। अब हम M फेज में आएंगे, तो M फेज में थोड़ा सा एक पॉइंट समझेंगे, 10 नंबर पॉइंट्स यहाँ पर इनलार्ज करके देखेंगे। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, कार्डियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को कार्डियोकाइनेसिस बोला जाता है, टेक्निकल टर्म है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। तो सेल डिवीजन कार्डियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, दैट इज कॉल्ड
सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तब परफॉर्म होता है, पूरा होता है, जब कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों परफॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको भी समझ गए। अब यहाँ पर एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने सेल का स्ट्रक्चर दिया है, आप इलाज करके देखेंगे। इसमें क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर एक टेंगल्ड फॉर्म में, क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन एक जाल के संरचना के जैसा टेंगल उलझा हुआ रहता है। क्रोमोसोम अपने क्लियर फॉर्म में नहीं रहता है, क्रोमोसोम को क्रोमोसोम के रूप में वहां नहीं जाना जा सकता है। तो उसमें क्रोमोसोम टेंगल फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम नेटवर्क के फॉर्म में टेंगल होता है, उलझा हुआ होता है। सुलझता कहाँ है? जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन का प्रोफेज स्टार्ट होता है। क्या, कैसे सुलझता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है। क्या है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम? घनीभूत, थिकनेस आने लगता है। जो एक सूत्र के रूप में था वो क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड सेपरेट होने लगता है, बीच का सेंट्रोमियर आने लगता है, ये सीन दिखने लगता है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ज्यों ही प्रोफेज स्टार्ट होता है तो सेंट्रोजोम जो डुप्लीकेट एस फेज में हुआ, डबल हो गया, वह अपोजिट पोल की ओर जाने लगता है। थोड़ा सा पोल का एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे। सेल को हम राउंड स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं, जैसे अर्थ है, पृथ्वी है। पृथ्वी में 2 पोल होता है, सारे लोग जानते हैं, और बीच में इक्वेटर होता है। तो थोड़ा सा पोल और इक्वेटर की कहानी यहां भी आएगी। तो सेल में क्या होता है कि सेंट्रोजोम जो डबल हुआ था वह पोल की ओर जाने लगता है सेंट्रियोल के फॉर्म में, और पोल की ओर जाके प्रोफेज स्टेज में जब पोल की ओर जाता है तो वहां से किरणें रेडिएट करती हैं। किरणें, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करता है, काइंड ऑफ प्रोटीन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक प्रकार का प्रोटीन है। द सेंट्रियोल रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल क्या है? एस्ट्रल मीन्स तारा होता है, तारा किरणें छिटकाती है ना, ठीक उसी तरह से किरणें छिटकाता है। और किरणें जो छिटकाता है तो वह किरणें क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं फिगर के रूप में। वह किरणें क्या होता है कि सेंट्रियोल से रेडिएट होता हुआ क्रोमोसोम से आके जुड़ जाता है। क्रोमोसोम से कैसे जुड़ता है? डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। एक काइनेटोकोर प्रोटीन होता है जो क्रोमेटिड से अटैच होता है और उससे आके जुड़ जाता है। तो काइनेटोकोर के हेल्प से जो एस्ट्रल रेज है क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर आप देखोगे इसको अर्ली, सॉरी थोड़ा सा हम प्रोफेज में हैं, अभी मेटाफेज में नहीं जाना है। प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ, सेंट्रियोल पोल की ओर जाने लगा। पोल की ओर जाने के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप प्रोफेज में होता है। पहला नंबर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा सेंट्रियोल गोज टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और तीसरा होता है कि जितने न्यूक्लियर इन्वेलप हैं डिसअपियर होने लगता है, डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाता है, गोल्गी एपरेटस डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है डिसअपियर हो जाता है। जब न्यूक्लियर इन्वेलप जो क्रोमोसोम को घेरे हुए था वो डिसअपियर होगा तो क्या तमाशा होगा? अगला बात हो जाएगा कि क्रोमोसोम सब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद सेंट्रियोल जो दोनों पोल पर गया वहां से किरणें रेडिएट करती हैं, एस्ट्रल रेज रेडिएट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करता है, उसी को रेज बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो काइंड ऑफ प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है। वह आके क्रोमोसोम से अटैच्ड हो जाता है। क्रोमोसोम से जो अटैच्ड होता है काइनेटोकोर के हेल्प से होता है। काइनेटोकोर यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसके हेल्प से वो अटैच्ड हो जाता है। और जब अटैच्ड होता है काइनेटोकोर के हेल्प से तो इसमें 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है सपोर्टिंग फाइबर, जो रेज होता है, एक रेज को सपोर्टिंग फाइबर बोलते हैं। आप जब इनलार्ज करेंगे तो समझ में फिगर से आ जाएगा।
एक को सपोर्टिंग फाइबर बोलते हैं, एक को ट्रैक्शन फाइबर बोलते हैं। ट्रैक्शन फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ता है काइनेटोकोर के हेल्प से, और सपोर्टिंग फाइबर एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल से जुड़ा रहता है। तो इससे एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। यह मेटाफेज की कहानी है। यह जो हम प्रोफेज में 3 इंपॉर्टेंट मैसेज, पहला कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा सेंट्रियोल गोज टू आर्स अपोजिट पोल, तीसरा न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर, गोल्गी एपरेटस डिसअपियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट। अब मेटाफेज में, अर्ली मेटाफेज में सेंट्रियोल रेडिएट्स किया माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड हुआ क्रोमोसोम्स से काइनेटोकोर के हेल्प से। क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, बीच में सेंट्रोमेयर होता है। तो क्रोमेटिड काइनेटोकोर के हेल्प से, काइनेटोकोर को गोंद समझ लीजिए, गोंद के हेल्प से चिपक जाता है कहाँ पर, क्रोमेटिड से, जो क्रोमोसोम का पार्ट। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होता है। दोनों सेंट्रियोल से, दोनों साइड से, पोल से जो रेज आता है तो जुड़ जाता है क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से काइनेटोकोर के मदद से, और यह ट्रैक्शन फाइबर होता है। और एक फाइबर, एक रेज जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल में सीधा जुड़ता है, उसको सपोर्टिंग फाइबर बोलते हैं। तो सपोर्टिंग फाइबर और ट्रैक्शन फाइबर जो बनता है, इससे एक एपरेटस जनरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। और क्रोमोसोम का सबसे क्लियर स्टडी मेटाफेज में ही होता है, इसलिए कहा जाता है बेस्ट स्टडी ऑफ स्टेज मेटाफेज ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का सबसे अच्छा स्टडी कहाँ किया जाता है, मेटाफेज के अंतर्गत। हम यहाँ देख रहे हैं मेटाफेज में अर्ली मेटाफेज। अर्ली मेटाफेज में और लेट मेटाफेज में, जो बाद में मेटाफेज होता है, दोनों में एक डिफरेंस है, उसको समझ लेंगे। तो अर्ली मेटाफेज में सेंट्रियोल रेडिएट्स किया माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ट्रैक्शन फाइबर के माध्यम से काइनेटोकोर के हेल्प से क्रोमेटिड से अटैच हो गया रेज माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स को ही रेज बोलते हैं, अटैच्ड हो गया। और एक सेंट्रियोल से सेंट्रियोल को जोड़ा रेज माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर। और जो क्रोमोसोम से जुड़ा उसको ट्रैक्शन फाइबर। इस तरह सपोर्टिंग फाइबर और ट्रैक्शन फाइबर के हेल्प से एक माइटोटिक एपरेटस बन जाता है, इसको बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। क्वेश्चन भी आता है, वेयर इज फॉर्म माइटोटिक एपरेटस, तो हम क्या आंसर देंगे, इट इज अपीयर इन मेटाफेज, मेटाफेज में होता है। और लेट मेटाफेज में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली मेटाफेज और लेट मेटाफेज में क्या होता है, बाद में जो मेटाफेज होता है उसमें क्या होता है, उसमें सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आके, पृथ्वी में इक्वेटर होता है ना, समझ लीजिएगा, बीचों बीच आके अलाइनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अलाइनमेंट, एक रेखा में आ जाता है। और सपोर्टिंग फाइबर और ट्रैक्शन फाइबर से एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है, इसी को बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। बेस्ट स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इन लेट मेटाफेज, इसको क्रोमोसोम का बेस्ट स्टडी ड्यूरेशन स्टेज बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग मेटाफेज को समझ लिए, अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, बहुत सिंपल है एनाफेज, थोड़ा मेटाफेज समझ लिया। अब एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल जो दोनों पोल पर है उसमें ट्रैक्शन फाइबर, ट्रैक्शन इसीलिए क्यों खींचना, ट्रैक्शन खींचना होता है, खिंचाव, रसाकर्षण, रस्सा जो खींचा, टग ऑफ वार होता है, रस्सा वाला दोनों साइड से खींचता है, उसी तरह से दोनों सेंट्रियोल खींचने लगता है। तो बराबर बराबर फोर्स जब दोनों तरफ से लगता है तो क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है। क्रोमोसोम स्प्लिट ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोमेयर एंड क्रोमोसोम गोज टुवर्ड्स पोल, बोथ साइड क्रोमोसोम पोल की ओर चला जाता है। तो इस तरह से एनाफेज के केस में होता है, क्रोमोसोम पोल की ओर जाने लगता है। और पोल की ओर जब जाता है, तो जब कोई चीज टूटता है तो बीच में एक रस्सा टाइप का आता है, एक सूत्र टाइप का आता है, उसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। ये बीचों बीच एक स्ट्रक्चर दिए हैं, उसको बोला जाता है, आप इनलार्ज करके देखेंगे, इंटरजोनल फाइबर। उसके बाद यह कंप्लीट हो गया एनाफेज। अब चलते हैं हम टीलोफेज में। हम लोग कार्योकाइनेसिस देख लिए, न्यूक्लियस का डिवीजन। अब थोड़ा सा हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे देखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि एनिमल सेल में खास करके सेल बीचों बीच फ्यूरो बनने लगता है, धंसने लगता है,
बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ आप देखेंगे एकाएक सेल यहाँ से धंसना शुरू होता है, यहाँ धंसना, ये होता है अर्ली टीलोफेज में धंसने लगता है। फ्यूरो बनना, फ्यूरो फॉर्म इन एनिमल सेल इन अर्ली टीलोफेज, तो यहाँ पर फ्यूरो बनने लगा और फ्यूरो बढ़ते बढ़ते इस सेंटर में आके टच हो जाता है, और जो ही टच होता है एक पार्ट से दो पार्ट बन गया, और जब दो बन गया तो उसमें क्या क्या उसके बाद आता है लेट टीलोफेज। उसमें क्या क्या हो जाता है, उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप अपीयर हो जाता है, जो प्रोफेज लेट प्रोफेज में गायब हुआ था यहाँ अपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, उसके बाद गोल्गी अपरेटस आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, जो जो डिश अपीयर हुआ यहाँ लेट टेलोफेज में अपीयर हो जाएगा। यानी एक सेल के अंदर जो सारे स्ट्रक्चर थे यहाँ अपीयर हो गए और बन गया एक सेल से दो सेल, इस तरह से एक सेल से ही दो सेल बन गया फ्यूरो के हेल्प से। एनिमल सेल में होता है, थोड़ा सा डिफर प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में इस बीच में क्या होता है कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एक प्रोटीन के हेल्प से सेल प्लेट बनने लगता है बीचों बीच सेंटर से, और बाहर की ओर बढ़ने लगता है, सेंट्रीफ्यूगली बढ़ने लगता है, और बाहर अटैच होने के बाद एक प्लेट बन जाता है और दो भाग में डिवाइड हो जाता है। बीच में मिड लेमला, जिसको कैल्शियम पैक्टेट केमिकली बोलते हैं, कैल्शियम और पैक्टिन से बना रहता है, बहुत हार्ड होता है और सेल वॉल से वो घिर जाता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इन द केस ऑफ प्लांट सेल। थोड़ा सा हम जानेंगे साइटोकाइनेसिस, कार्डियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस जनरल सेल डिवीजन में होता है, लेकिन कुछ जगह यह एक्सेप्शन का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। क्या? कार्डियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कहाँ पर? इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, उसके लिए एक स्पेशल टेक्निकल टर्म दिया गया है सिंसाइटियम। प्लाज्मोडियम में भी ऐसा होता है। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आप माइटोसिस को समझ लिए, बायोलॉजी का एक मूल टॉपिक्स है जिसको आपने समझा। थैंक यू। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।